नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 25 मार्च और 25 मार्च के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं 23 मार्च को शहीदी दिवस था, उसके ऊपर फैक्ट्स पढ़ेंगे। फॉरेन लॉ फर्म्स, विदेशी कानून फर्म्स, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल का विविधीकरण, इकोसिस्टम ऑफ ग्रेट निकोबार एंड वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे 2023। देखते हैं सबसे पहला आर्टिकल, शहीदी दिवस। सभी लोग जानते हैं हम में से कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इस दिन जो है फांसी दी गई थी। इसीलिए इस दिन को क्या किया जाता है, जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 23 मार्च 1931 को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के तहत भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस पूरे के लिए यहाँ पर जो है ट्रिब्यूट पे किया है। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारे लिए जो है 23 मार्च भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापड़, उनको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में शहीदी दिवस मनाया जाता है। अब हम इसमें स्टोरी समझते हैं कि क्यों इस दिन को या फिर उनको क्यों फांसी दी गई थी, इसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि साइमन कमीशन 1927 में भारत आते हैं और साइमन कमीशन के आने के बाद जो है हमारे भारत में क्या होता है कि जब साइमन कमीशन भारत में आती है तो उस समय साइमन कमीशन के आने के बाद साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चलता है। और साइमन कमीशन का जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें भगत सिंह जो लाला लाजपत राय हैं, उनकी वहां पे हो जाती है डेथ। उस प्रोटेस्ट के समय पूरा रिवोल्ट हो रहा होता है, उस समय हो जाती है उनकी डेथ। उनकी डेथ होने की वजह से जो है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो है बदला लेने की ठानते हैं। तो जिस पर्सन ने लाला लाजपत राय के ऊपर जो है मतलब लाठी चार्ज का यहाँ पर पूरा दिया था आदेश, वो थे जेम्स ए स्कॉट, जो कि उस समय ब्रिटिश में एसपी थे। उन्होंने लाठी चार्ज का आइडिया दिया था। तो इन्होंने यहाँ पर जो है एसपी स्कॉट्स को मर्डर करने का प्लान किया और भगत सिंह ने ये पूरा इंसिडेंट अपनी आंखों से खुद से ही पूरा विटनेस किया था। और इसी के तहत भारत में क्या हुआ फिर कि इन्होंने प्लान बनाया, लेकिन गलती से उसकी जगह, एसपी स्कॉट्स की जगह जो है किसकी डेथ हो जाती है, गलती से जो है सॉन्डर्स को यहाँ पर मिस्टेकनली सॉन्डर्स की डेथ हो जाती है। और फिर यहाँ पर ये केस बनता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस या फिर सॉन्डर्स मर्डर केस। और जैसे ही ये सॉन्डर्स मर्डर केस खत्म होता है, ये डिसाइड करते हैं कि सेंट्रल असेंबली पे बॉम्ब्स फेंके जाएंगे। और सेंट्रल असेंबली से बॉम्ब फेंकने के बाद इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो है वो अपने आप को डेलिबरेटली पकड़वा लेते हैं। पकड़वाने से मेरा मतलब है कि जो है भागने की भी कोशिश नहीं करते हैं। भागने की कोशिश करते तो शायद मतलब भाग भी जाते, पर इन्होंने कोशिश ही नहीं करी क्योंकि ये चाहते थे, इन्होंने कहा था कि वी वांट टू हैव डेफ हियर। जितने भी यहाँ पर जो बंद बैठे हैं, जो कुछ भी नहीं सुनना समझना चाहते हैं, उनको सुनाना चाहते हैं। और फिर ये एग्जीक्यूशन जो है यहाँ पर 24 मार्च को रखी गई थी, लेकिन लोगों का प्रोटेस्ट इनका चल रहा था, इसलिए उनको पहले ही 23 मार्च 1931 को लाहौर के जेल में जो है फांसी दे दी जाती है। और जब इनको हैंग किया गया था, इनकी एज सभी की बहुत कम थी। और आज भी जो हमारे यूथ हैं उनमें सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा पसंदीदा, सबसे ज्यादा चाहने वाले अगर कोई फ्रीडम फाइटर हैं तो वो कौन है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। क्योंकि इनके आइडियाज, इनकी सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा देती हैं, हमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती हैं। और जो पेट्रोइटिज्म है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ाई रखती हैं। इन्होंने ही यहाँ पर नौजवान भारत सभा जो है वो ऑर्गेनाइज करी थी। इसको भी याद रखिएगा, नौजवान भारत सभा हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, फॉरेन लॉ फर्म्स। क्या इंडिया में जितने भी फॉरेन लॉ फर्म्स होंगी वो अलाउ की जाएंगी? तो देखिए यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उन्होंने ये बोला है कि जितने भी फॉरेन लॉयर्स हैं या लॉ फर्म्स हैं वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर एक 2022 में एक आप कह लो कि एक पूरा रिलीज करा है जिसका नाम है भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी कानून फर्मों के पंजीकरण और विनिमय के लिए अधिनियम लागू किया है। लेकिन अभी अगर ऐसा हो जाता है तो उसके पीछे चैलेंजेस क्या है? तो देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए फॉरेन लॉ फर्म्स की ब्रांचेस जो है वो इंडिया में आ जाती है तो हमारे इंडिया के लॉयर्स जो है वो उनको सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर। क्योंकि क्या है कि अगर आप लीगल सर्विसेज देखो तो बाहर बहुत ज्यादा महंगी है और इंडिया में लीगल सर्विसेज उतनी ज्यादा कॉस्ट में नहीं आती, उतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। 2009 में पहले एक बार इसका केस आया था और उसके बाद यहाँ पर जो है यही फॉरेन लॉ फर्म्स के ऊपर बात की गई थी, जिसमें एक केस है जैसे कि AK बालाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस ये कहता है कि विदेशी कानून फर्म या विदेशी वकील भारत में मुकदमेबाजी या फिर गैर मुकदमेबाजी के पक्ष में कानून के पेशे का अभ्यास नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो पूरे 1961 में जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पूरे रूल है, एडवोकेट एक्ट का जो पूरा रूल है, उसमें अपने आप को पूरा साबित नहीं कर पाते हैं, तब तक वो यहाँ पे रूल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर क्या डिसीजन है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो भी यहाँ पर फॉरेन लॉ फर्म या कंपनियां हैं वो विदेशी वकील मुकदमेबाजी या गैर मुकदमेबाजी के आधार पर भारत में कानून के पेशे का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, जो सुप्रीम कोर्ट है उनका यह मानना है कि विदेशी कानून फर्म या विदेशी वकीलों के लिए भारत में अपने मुवक्किल जो है उनको यहाँ पर पूरा जो है पूरा सलाह देने के लिए या फिर पूरी चीजों के लिए बताने में कोई रोक उनके ऊपर नहीं लगाई जा सकती है। ठीक है भाई। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर विदेशी वकील और विदेशी कानूनों में जो भी यहाँ पर लॉ बनाना चाहता है उसके लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो यहाँ पर वही अब इसके ऊपर ही बात चल रही है। अभी ये बोला गया कि भाई जो हमारे भारत के जो वकील हैं उनका जो स्टैंडर्ड है वो अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से उतना मैच नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर अभी हम उसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब अगर इसमें हम फॉरेन लॉ फॉर्म्स इंडिया में अलाउ करते हैं तो इसके लिए भी हम आगे तैयार हो जाएंगे और दोनों को ही फायदा होगा यहाँ पर। और ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, यदि अगर विदेशी वकीलों को भारत में काम करने की परमिशन मिल जाती है तो भारत की जो कानूनी बिरादरी ग्राहक है वो यहाँ पर काफी ज्यादा बेटर यहाँ पर बन सकते हैं। और हो सकता है आगे कि इंडियंस जो यहाँ पर हैं उनको पीछे हो जाए और बाकियों को आगे बढ़ने का मौका मिल जाए, हो भी सकता है आगे चल के ये चीज। तो इसमें भी एक फैक्ट याद रखिएगा। थर्ड आर्टिकल है हमारा राइट टू हेल्थ के ऊपर। राजस्थान की जो विधानसभा है उन्होंने यहाँ पर राइट टू हेल्थ का जो एक बिल है उसको यहाँ पर पास किया है, जिसमें ये बोला है ट्रीटमेंट जो है वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज, सरकारी संस्थान और बहुत कम ऐसे निजी हॉस्पिटल्स है जहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो फ्री रहेगा। राजस्थान पहला स्टेट है पूरे इंडिया में जिसने इसके बिल के ऊपर पास किया है कि स्टेट में रहने वाला हर एक रेजिडेंट जो है वो फ्री तरीके से सारी चीजों को अवेल कर सकता है। सिलेक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अभी सबको नहीं मिला है ये चीज, सिलेक्टेड जगह पर ही ये चीज मिली है। इसमें आपको क्या क्या फ्री दिया जाएगा? आपने जो कंसल्टेशन करनी है डॉक्टर से पूछना है, कंसल्ट भी तो करना होता है ना डॉक्टर से। वो कंसल्टेशन के जो चार्जेस होते हैं सब जानते हैं, बहुत जगह जगह पे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है, सिंगल चार्ज तो होता नहीं है, हर जगह के डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होते हैं। तो वो जो चार्जेस होंगे उस पर डिपेंड करता है कि वो चार्जेस कितने होते हैं। वो चार्जेस भी आपको फ्री मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको जो ड्रग्स के चार्जेस होंगे, मतलब जो आपकी पूरी आ, आप कह लीजिए जो पूरे दवाइयां हैं हमारी उसके चार्जेस हो गए। ठीक है। उसके अलावा जो हमारा डायग्नोस्टिक है, इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट है, प्रोसीजर है, इमरजेंसी केयर है, ये सारी चीजें आपको क्या होंगी? फ्री करवाई जाएंगी। और एक्सीडेंटल इमरजेंसी भी जरूरत पड़ती है तो उस समय में भी फ्री रखा जाएगा। काफी बड़ा एक स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, और ये स्टेप अगर बहुत अच्छा साबित होता है तो बहुत अच्छी चीज है। तो काफी बड़ा स्टेप है जो कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर अलाउ किया है। ठीक है। सबको यहाँ पर हेल्थ में फायदा मिलना चाहिए। राइट टू हेल्थ हमारा आर्टिकल 21 के अंडर भी आता है, सब लोग जानते हैं। और DPSP के आर्टिकल 47 में भी आता है, जिसमें सरकार की जिम्मेदारी है कि हेल्थ, न्यूट्रिशन इन सब पे बहुत ज्यादा
तवज्जो दे, गौर करे। और साथ ही साथ जो पब्लिक हेल्थ है, सैनिटेशन है, डिस्पेंसरीज है, हॉस्पिटल्स का ओपन अप करना है, ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है। सब समझते हैं स्टेट लिस्ट को? तो ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है अगर, तो उस रिस्पेक्ट में इनको सबको ये अलाउ किया गया है कि आप पूरा हेल्थ के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। तो इसमें सब कुछ ही दिया जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें अवेलेबल कराई जाएंगी, जो कि गुड स्टेप है इन टर्म्स ऑफ दीज थिंग। और अगर मैं बात करूं राइट टू हेल्थ के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, तो सबसे पहला तो इंक्लूसिविटी, मतलब कि सबको इंक्लूड करना। ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ आप किसी भी तरीके का भेदभाव कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर को फॉलो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिनको जरूरत है उनको तो सबसे पहले प्रायोरिटी मिलना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी आप कम्युनिटी से हो, कोई भी कास्ट से हो, कोई भी कलर से हो, कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन वही है कि अभी गवर्नमेंट जो है वो बहुत कम स्पेंड कर रही है। गवर्नमेंट की कोशिश है हेल्थ केयर पे ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करे। और जो इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग जैसी चीजें पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ये जरूरत है। टीकाकरण है ना, इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण, तो टीकाकरण के जो पूरे स्टेप्स है वो यहाँ पे हमें लेने की जरूरत है। तो यहाँ पर हमारा जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, खराब जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी बेटर करने की जरूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि काफी बड़े रीजन होते हैं, तो हर एक के पास जो है उसको जरूरत होती है कि एक जगह से दूसरी जगह उसका ट्रांसफर करना, या फिर चीजों को यहाँ पर में देखना कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लोगों को क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने पड़ते हैं। तो वो भी यहाँ पर ठीक करने की जरूरत है। डॉक्टर और पॉपुलेशन या फिर नर्स टू पॉपुलेशन बहुत भी कम है। डॉक्टर कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है ना। और जब से कोविड आया तब तो वैसे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, और डॉक्टर्स की वैसे ही कमी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जो है हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, ऐसे बहुत सारे। तो जो भी भारत के अंदर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि जो भी प्राइमरी लेवल पे ट्रीट करने के लिए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, उनको क्या करने की जरूरत है, उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो फैसिलिटीज हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का होना, वाटर सप्लाई का होना, वो सब चीजें भी जरूरत है। और जो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम है कि भाई जो गांव के जैसे इलाके हैं ना, वहां पे डॉक्टर्स काम नहीं करना चाहते। तो ये भी जरूरत है कि प्रॉपरली जो रूरल और अर्बन एरिया है वहां पर काम करने की परमिशन होनी चाहिए। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का रेगुलेशन ठीक होना चाहिए। जो भी हमारी पॉलिसीज है हेल्थ से जुड़ी हुई, उसमें प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन उनको करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो है राइट टू हेल्थ का एक पॉइंट इंश्योर करती हैं कि हर एक के पास राइट टू हेल्थ जो है वो होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन। जो फसल यहाँ पर विविधीकरण में उगाई जाती है, क्या होता है ना कि एक एरिया में आप एक से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन। कि एक पर्टिकुलर एरिया में आप एक से ज्यादा क्रॉप को ग्रो कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन, आप नई क्रॉप को ऐड कर दो या फिर उसकी नई वैरायटी ले आओ, उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण। जिसमें आप एक से ज्यादा क्रॉप्स को यहाँ पर ग्रो कर सकते हो, जिसके अंदर आप सारी मिक्स्ड फार्मिंग हो गई, आप उसमें लाइव स्टॉक क्रॉप्स को और इंक्लूड करना, नई नई क्रॉप्स की जो स्पीशीज हैं उनको इंक्लूड करना, हर चीज को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, और ये बहुत सही मेथड होता है अगर आप एक बहुत अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर सिस्टम को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव, लोडशील, एक आपका लागत प्रभावी तर्क संगत तरीकों में से एक मान्यता प्राप्त है, जिसके अंदर हम लोग एक सिंगल क्रॉप की जगह मल्टी क्रॉपिंग, जैसे कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सब दोनों साथ में उगा रहे हैं, उसी के साथ में पल्सेस भी हैं, उसी के साथ में जो है गेहूं भी है, और सब हम यहाँ पे पशुपालन जो होता है, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालना, हर चीज एक साथ कर रहे हैं। इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मल्टी क्रॉपिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। जिसमें आप सिंगल क्रॉप को ग्रो ना करके, सिंगल कल्चर को रिमूव करके बाकी सारी चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। जरूरत भी है इस चीज की कि यहाँ पर जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो हमारे लिए बहुत बेटर इसमें साबित होगा। और अभी जो हमारी एग्रीकल्चर की हम बात करें, तो अभी हम सबसे ज्यादा क्या ग्रो करते हैं, राइस एंड व्हीट। तो जब अगर हम डाइवर्सिफिकेशन लेके आएंगे, तो सिर्फ राइस एंड व्हीट ही एक प्रॉपर यहाँ पर शिफ्ट होगा, और चीजों में भी जो प्रोटीन बेस्ड फूड्स होते हैं हमारे, जैसे कि एग, फिश, मीट, पल्सेस, मिल्क, ये सब चीजें भी होंगी। क्या होता है ना कि डिमांड किसी चीज की ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो भी मिसमैच हो जाती है चीजों का।
तो इससे ये इंश्योर किया जा सकता है कि कोई भी डेफिशिएंसीज, चाहे विटामिन की हो, आयरन की हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट की हो, प्रोटीन की हो, कार्बोहाइड्रेट्स की हो, हर टाइप की चीजें जो है उसमें इंप्रूव की जा सकती हैं। एवरी काइंड ऑफ क्रॉप कैन बी ग्रोन। ठीक है, दालवाई पैनल के हिसाब से जो डाइवर्सिफिकेशन है वो 1 हेक्टेयर से यहाँ पर आप अगर इंक्रीज करते हो तो फार्मर की एनुअल इनकम में करीब 1 लाख का फर्क आ सकता है। फार्मर की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ। और साथ ही साथ आपको भी समझ में आता है कि सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी ठीक रहेगी और एनवायरनमेंट हमारा डिग्रेड होने से बच जाएगा। एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट हमारा खराब होने से बचेगा अगर ऐसा कुछ भी होता है, और हमारे यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी बचेंगे एक साथ ही अगर बहुत सारी चीजें ग्रो करनी जाएंगी। ठीक है भाई। अब यही है कि प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या आती है कि कोई कोई क्रॉप को रेनफॉल की ज्यादा जरूरत होती है, कई क्रॉप को रेनफॉल की जरूरत नहीं होती। कुछ क्रॉप्स का जो एरिया है या उसका पूरा जो काम है वो मॉनसून पे डिपेंड करता है, और कई क्रॉप्स को यहाँ पर जो है वो उतनी ज्यादा रेनफॉल की जरूरत भी नहीं होती, वो कम एरिया में भी, कम रेनफॉल में भी ग्रो कर जाती है। और कई बार क्या होता है कि फार्मर को एक क्रॉप उगाने की तो पूरी पूरी यहाँ पे समझ होती है, कई बार दूसरी क्रॉप को उगाने के लिए कई बार नॉलेज, अवेयरनेस और इनकम जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से वो जो है थोड़ा फर्टिलाइजर्स का कम यूज करना, पेस्टिसाइड्स का ज्यादा यूज करना, इन सब पे ज्यादा चले जाते हैं। और ऐसा क्या होता है कई बार कि छोटे छोटे लैंड्स को होल्ड करते हैं, छोटे छोटे एरिया में यहाँ पर जो है वो लैंड जो है वो लैंड होता है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से भी एक ये फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। और कई बार इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, मतलब कि यहाँ पर क्रेडिट जो है ना वो उतना ज्यादा नहीं मिल पाता, लिंकेज नहीं होते, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं होता। जो कि क्या होता है कि भाई एग्रीकल्चर एक साथ हो गई पर दूसरी चीज साथ में नहीं कर सकते, सीड्स उतने अच्छे से नहीं होते। तो ये प्रॉब्लम भी है जो कि ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बाकी हमारे पेपर में बन सकता है क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सीधा आएगा व्हाट इज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, व्हाट आर द एडवांटेजेस, मेरिट्स, और ये सब पूछा जा सकता है। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ही यही होता है कि हम जितने भी छोटे फार्मर्स हैं, छोटे और सीमांत किसान हैं, उनकी इनकम को बढ़ाएं। चावल और गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों को के कारण जो है बाकी और चीजों में भी हम फोकस करने की कोशिश करें, तो सिर्फ एक ही पे ना उगा करके बाकी और चीजों को भी उगाने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को उगाने की कोशिश होनी चाहिए। वेस्ट बंगाल ने यहाँ पर जैसे राइस को यहाँ पर किया, ठीक है, और बाकी जो है वीट के लिए किया। ऐसे ही पंजाब ने भी इसी सिस्टम को अडॉप्ट किया, सारी चीजों को मिक्स करके वीट राइस दोनों उगाने शुरू कर दिए, जिससे क्या हुआ कि कई बार जल की समस्या होने लग गई, कई बार और प्रकार की समस्या यहाँ पर बढ़ जाती है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंप्रूव भी करता है, कई बार नुकसानदेह भी साबित होता है, वो डिपेंड करता है हर जगह अलग अलग। ठीक है भाई। और इससे ही हमारी जो बेसिकली आप कह सकते हो कि रेनबो रिवॉल्यूशन है। रेनबो रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, सारी चीजें इंक्लूड कर देना, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फिशेस, फूड ग्रेन्स, हर एक को इंक्लूड करके चलना। इसमें सब कुछ ही आएगा। हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आ गए, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, इवन फर्टिलाइजर्स के लिए भी रिवॉल्यूशन हो गए, गोल्डन रिवॉल्यूशन हो गया जो कि जूट उगाने के लिए हो गया, गोल्डन फाइबर की बात कर रही हूँ मैं। और अगर सिंपल गोल्डन पूछती हूँ मैं आपसे तो वो हमारी हनी बीज के लिए हो गया। तो ये सारी चीजें भी हमारी एक साथ जो है अगर उगेंगी तो हमारी पूरी की पूरी जो एग्रीकल्चर है वो यहाँ पर इंक्लूसिव भी रहेगी और सस्टेनेबल भी रहेगी। इंक्लूसिव का मतलब समावेशी और सस्टेनेबल का मतलब टिकाऊ बनने में हमें मदद मिलेगी। यही आप देखेंगे सारी क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करना, 2 टाइप्स की होती है, या तो हॉरिजॉन्टल तरीके से करना, या हॉरिजॉन्टल तरीके से हम लोग करने की कोशिश करते हैं, या फिर वर्टिकल तरीके से। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेट निकोबार का इकोसिस्टम। ग्रेट निकोबार का इकोसिस्टम का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो है नीति आयोग के कहने पर अंडमान निकोबार आइलैंड में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी और रिकमेंडेशन दी है। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि 70,000 करोड़ तक के यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को बनाना और डेवलपमेंट करने की कोशिश करना, ये सब चीजों को कोशिश करने की ट्राई कर रही है। मतलब यहाँ ये सब चीजें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कह रही है कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगी। हॉलिस्टिक का मतलब समग्र विकास की कोशिश की जाएगी, जिसमें क्या होगा, गलाथिया खाड़ी में एक अंतरराष्ट्रीय यानांतरण बंदरगाह बनाया जाएगा,
एक अति व्यस्त समय के दौरान 4,000 यात्रियों की क्षमता वाला एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। 450 मेगावाट एम्पियर गैस और सौर आधारित विद्युत ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। पर्यटन के लिए, पर्यावरण पर्यटन के लिए लगभग 160 किलोमीटर वर्ग का आवासीय बस्ती बनाई जाएगी और बहुराष्ट्रीय निगमों का कार्यालय। ये सब चीजें स्टैब्लिश करने की सरकार जो है वो बात कर रही है। इन सब में ये सब किया जाएगा। तो अभी यहाँ पर मैं ग्रेट निकोबार की बात करूं तो वो 900 स्क्वायर किलोमीटर में है पूरा ग्रेट निकोबार। सिर्फ मैं अंडमान निकोबार की बात नहीं कर रही, अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार आता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर काफी सारा जो आइलैंड है ना वो ट्राइबल रिजर्व के अंडर ही आता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वहां पे काफी ज्यादा अमाउंट में ट्राइबल पीपल रहते हैं, सेंटिनलीज, शोम्पेन, बहुत सारे ट्राइबल पीपल हैं। और वो ट्राइबल पीपल जो है उनका खुद का एक ट्राइबल रिजर्व भी है, अलग से बना हुआ है, और वो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में भी लिस्टेड है। अब ग्रेट निकोबार जो है वो 202 किलोमीटर की जो है पूरी कोस्ट लाइन शेयर करता है, जहाँ पे काफी ज्यादा मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं। वो मैंग्रोव बहुत ज्यादा मदद करते हैं कि उस पूरे एरिया में किसी भी प्रकार की, आप कह लो, जो नेचुरल कैलामिटी होती है ना, कि नेचुरल तरीके से कोई डिस्टरबेंस हो जाए, मैंग्रोव्स में कोई, मतलब मैंग्रोव बचाते हैं, वहां पर कोई भी फ्लड आता है या कोई भी इस टाइप की चीज होती है, उससे प्रोटेक्शन जो है वो मैंग्रोव्स देने के लिए कैपेबल है। ठीक है। साथ ही साथ वहां पर बैरियर रीफ्स, जो एक रीफ का सिस्टम है, वो भी काफी ज्यादा हमको देखने को मिलेगा। तो ग्रेट निकोबार में काफी ज्यादा वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं, जैसे कि मरीन एनिमल, समुद्र के जानवर, रेप्टाइल्स, पक्षी, मैमल्स, काफी सारी चीजें देखने को मिलते हैं। प्लस ये अर्थक्वेक का भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है वहां पर। रिंग ऑफ फायर भी काफी पास है वहां से, मतलब पैसिफिक ओशन में है, बिल्कुल पास नहीं पर थोड़ा सा पास में ही पड़ता है। तो ये है एक पूरा, यहाँ पे देखेंगे ये है अंडमान निकोबार का पूरा मैप। और अंडमान निकोबार में बिल्कुल लास्ट पॉइंट पड़ता है हमारा इंदिरा पॉइंट, जिसका दूसरा नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का पहले नाम क्या हुआ करता था? पार्सन्स पॉइंट और पिग्मोलियन पॉइंट। ठीक है, ये सब याद रखना। कैंपबेल बे, ये कैंपबेल जो है वो नाम उन्हीं का है जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 में पूरे रिवोल्ट को सप्रेस किया था। ये वही कैंपबेल का नाम है। ठीक है। अमृत कौर, ये अमृत कौर कौन है? ये महारानी अमृत कौर है, रिवर का नाम है ये, महारानी अमृत कौर, जो कि भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर बनती हैं, या फिर कह लीजिए पहली भारत की फीमेल मिनिस्टर बनती हैं। और ये वही लेडी है जिन्होंने भारत में एम्स का कॉन्सेप्ट दिया था। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो यही लेके आई थी। तो ये सब आप लिख लीजिए। माउंट थेलियर कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, माउंट थेलियर कहाँ पे लोकेटेड है? ये भी एक यहाँ की माउंट पीक है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार में, ये निकोबार की बात कर रही हूं मैं, निकोबार का ही ये बिल्कुल लास्ट का पॉइंट है। ठीक है, निकोबार में बिल्कुल एंड पॉइंट है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, इसको पूरे को लर्न करिएगा। अंडमान निकोबार हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल डे, मौसम विज्ञान दिवस 2023 का, जो कि मार्च 23 को मनाया जाता है। मार्च 23 को याद रखिएगा, क्योंकि इसमें पहली बार वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1950 में बनाई गई थी, जो कि यूनाइटेड नेशन की ही एक एजेंसी है, जिसका काम है जो मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान, इससे जुड़ी हुई सारी चीजों को यहाँ पर जो है वो चेक करेगी। सारी इश्यूज को, सारी थीम्स को यहाँ पर चेक करेगी, जिसका काम ही इस चीज के लिए है। और इसकी जो एक उस साल की थीम थी वो थी द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर ऑक्सेस अक्रॉस जनरेशन। 23 मार्च 1950 से ये चीज मनाई आती जा रही है और अब से इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दिया गया है। 23 मार्च को इसको स्टार्ट किया गया था, इसीलिए इसकी हेडक्वार्टर्स भी पहले जो है वो स्विट्जरलैंड में है। और इसमें 193 अभी कंट्रीज हैं पूरी जुड़ी हुई, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसको आप याद रखिएगा, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है, इससे भी सवाल बन सकता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या बताती है? वो ये बताती है कि भाई कहाँ पे, किस एरिया में जो है सुनामी आ सकती है,
और कब हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो क्रॉस कर रहा है, वो ज्यादा हो रहा है, वो कम हो रहा है, सारी चीजें जो है ग्लोबल टेम्परेचर के ऊपर यहाँ पे सारी चीजें हमें इन्फॉर्म ये करती है। तो ये जो है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का बेसिक काम इसी चीज के लिए होता है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं हम आज के। जैसे कि सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है स्टिकी इन्फ्लेशन, चिपचिपा मुद्रास्फीति। चिपचिपा मुद्रास्फीति जो है ये एक तरीके की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति में गिरावट में अपेक्षा से अधिक समय लगता है और अनिवार्य उच्च खाद्य और ईंधन की कीमतों के कारण अन्य वस्तु भी महंगा हो जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं हम स्टिकी इन्फ्लेशन। चिपचिपा मतलब यहाँ पर ये नहीं कि कोई चिपचिपा हो रहा है। स्टिकी इन्फ्लेशन बेसिकली एक ऐसी इन्फ्लेशन है जो इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, हुआ क्या है कि अब कभी जब फूड और फ्यूल के, जब खाने के और जो हमारा पेट्रोल है डीजल है उसके प्राइसेस बढ़ते हैं तो बाकी सारी चीजें भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। आप लोगों ने बहुत कॉमनली एक वर्ड सुना होगा कि पीछे से ही प्राइस जो है वो महंगा आ रहा है। सुना है ना ये शब्द सब लोगों ने कि प्राइस पीछे से ही महंगा है। तो इसका सीधा मीनिंग यही है कि कई बार क्या होता है कि फूड और फ्यूल के जो प्राइसेस है ना उनकी वजह से बाकी चीजों के ऊपर जो प्राइस है ना वो धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? स्टिकी इन्फ्लेशन, चिपचिपा मुद्रास्फीति। ये एक टर्म है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अपने आप में बहुत बड़ा एक्ट है, बहुत लार्ज वे में लिखा गया है। ये हमारे पार्लियामेंट ने 1980 में पास किया था, 23 सितंबर 1930, जिसमें ये बोला गया था, जो कि पूरे इंडिया के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी, कि जो भी यहाँ पर राज्य है वो औपचारिक आरोप और मुकदमे के बिना किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, कभी भी अगर किसी भी व्यक्ति को अगर मतलब राज्य को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति हमारी राज्य की सुरक्षा के लिए हानि है, ये जो व्यक्ति है ये राज्य की सुरक्षा में बाधा डाल सकता है, तो उस समय जो है सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में हो, जमानत पर है, ठीक है, और उसको न्यायालय ने भी बरी कर दिया, फिर भी इसको लागू किया जा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नीलम संजीवा रेड्डी उस समय हमारे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इस पे साइन किया था। तो ये डिटेंशन का बेसिकली होता है और मैक्सिमम अगर हम डिटेंशन कर सकते हैं वो 12 महीने के लिए कर सकते हैं। चाहे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हिसाब से या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस के हिसाब से आप उनको यहाँ पर पूरा जो डिटेंशन में है वो रख सकते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। सीधा सीधा हम पर इससे सवाल किया जा सकता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जो सीधी बात करता है कि हर व्यक्ति की, मतलब सरकार चाहे तो कभी भी आपको हिरासत में ले सकती है अगर आप देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं। ठीक है, इसके लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी है जो कि अजित डोवल है अभी। ठीक है भाई, तो ये एक 1980 का एक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो उनके अगेंस्ट और साथ ही साथ अगर सरकार ने ऐसा किया है ना, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उनके खिलाफ आप एक्शन नहीं ले सकते हो कि आप सरकार के खिलाफ कुछ एक्शन ले रहे हो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। नहीं मान सकते, आप नहीं एक्शन ले सकते। और ऐसे ही नहीं किसी भी पर्सन को कर दिया जाता है। इसमें पूरी जो है यहाँ पर अगर किसी पर्सन को डिटेंशन में लिया गया है तो 3 हफ्तों के अंदर अंदर उसके डिटेंशन की जो रिपोर्ट है ना वो प्रिपेयर करनी होती है। और वो डिटेंशन की रिपोर्ट जो है वो बोर्ड के आगे प्रस्तुत करनी होती है। बोर्ड कौन सा है? एडवाइजरी बोर्ड है जिसके सामने वो प्रस्तुत किया जाएगा। एडवाइजरी बोर्ड में 3 पर्सन होने चाहिए और वो पर्सन जो कि हाई कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, हाई कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल पर्सन को यहाँ बनाया जाता है। अगर बोर्ड को लगता है कि हाँ जो डिटेंशन की गई है वो सही है तब तो ठीक है। अगर बोर्ड को यहाँ पर आपकी ये बात सेटिस्फाइड नहीं लगती, आपके दिए गए रीजन सही नहीं लगते, तो बोर्ड यहाँ पे क्या कर सकता है? बोर्ड यहाँ पर गवर्नमेंट को ये भी कह सकता है कि पर्सन को हाथों हाथ रिलीज किया जाए। उसकी जो डिटेंशन है वो गलत है, उसको हाथों हाथ रिलीज किया जाए। उसे हम क्या कहते हैं?
ये एनएसए का पूरा एक्ट है। समझ गए इस बात को? ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एनएसए तो वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सब से सवाल किए जा सकते हैं। लिख लीजिएगा हर व्यक्ति एनएसए को, इसमें दिए गए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि यूपीपीसीएस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो यूपीपीसीएस का जो प्री का एग्जाम है उसमें जो आप ये वाला देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस प्री में हमारे इस टाइप का क्वेश्चन सीधा आपसे पूछा जाता है, और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जो आप सामने देख रहे हो। एमसीक्यू वाइज आते हैं, एमसीक्यू वाइज जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस पूरे को यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा, पूरा स्टडी कीजिएगा। कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं आपको कोई भी किसी भी टाइप का डाउट होता है या कुछ भी होता है। तो बाकी आप यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, यहाँ तक के सारे फैक्ट, सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।